व्लादिमीर पुतिन, एक पूर्व जासूस जो अब पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक सत्ता मशीन चला रहा है। यह कहानी है उस तानाशाह की जिसने लोकतंत्र का चोगा पहनकर रूस को गिरफ्त में ले लिया। तो आज हम जानेंगे कि व्लादिमीर पुतिन कैसे बने दुनिया के सबसे खतरनाक राष्ट्रपति। व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन एक पूर्व केजीबी एजेंट और वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति। वह एक अत्यंत शक्तिशाली और निर्मम व्यक्ति है जो सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि अपने ही सैकड़ों नागरिकों की हत्या तक की गई। ऐसा कहा गया है कि रूस कोई विफल लोकतंत्र नहीं है बल्कि एक सफल तानाशाही है, और व्लादिमीर पुतिन दुनिया की सबसे शक्तिशाली तानाशाही के केंद्र में बैठे हैं। पुतिन के शासनकाल में सैकड़ों रूसियों की हत्या की गई है, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला गया है और सच बोलने वालों की हत्या कर दी गई है। वहीं संगठित अपराधियों और राजनेताओं की जेबें इतनी भरी गईं कि रूस अब औद्योगिक देशों में आए असमानता के मामले में सबसे ऊपर है। पुतिन का जन्म तत्कालीन लेनिनग्राद, आज का सेंट पीटर्सबर्ग में एक छोटे से अपार्टमेंट में हुआ था। उनका परिवार मजदूर वर्ग से था जो सोवियत संघ में अत्यंत गरीबी का प्रतीक था। पुतिन एक कहानी अक्सर दोहराते हैं। एक बार उन्होंने और उनकी मां ने एक चूहे को कोने में घेर लिया। खुद को फंसा पाकर वह चूहा आक्रामक हो गया और खतरनाक ढंग से लड़ने लगा। यह कहानी उस इंसान के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जिसने अपनी जिंदगी में कई बार खुद को कोनों से बाहर निकाला। करीब 17 वर्ष की उम्र में पुतिन ने स्थानीय केजीबी कार्यालय जाकर भर्ती की इच्छा जताई। उन्हें जवाब मिला कि वे बड़े होकर फिर आए। इसके बाद पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई शुरू की, जहां उनकी मुलाकात अनातोली सोबाचाक से हुई। उस समय वे बिजनेस लॉ पढ़ाते थे। यही मुलाकात पुतिन के भविष्य को आकार देने में निर्णायक साबित हुई। बाद में पुतिन ने भी सोबाचाक को जेल जाने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1975 में पुतिन केजीबी में शामिल हुए और ओख्ता, लेनिनग्राद स्थित 401वें केजीबी स्कूल में ट्रेनिंग प्राप्त की। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने द्वितीय प्रमुख निदेशालय काउंटर इंटेलिजेंस में काम किया और फिर प्रथम प्रमुख निदेशालय में स्थानांतरित कर दिए गए, जहां उन्हें विदेशी अधिकारियों पर निगरानी रखने का कार्य सौंपा गया। इस दौरान पुतिन ने लोगों को पढ़ने की असाधारण क्षमता विकसित की, जो उन्हें बाद में भी बहुत काम आई। उनके समर्थक और आलोचक दोनों मानते हैं कि वह इंसानों की असल मंशा को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। 1985 से 1990 तक पुतिन पूर्वी जर्मनी के शहर ड्रेसडेन में सेवा देते रहे। इसी दौरान वे सोवियत व्यवस्था से निराश हो गए और पश्चिमी देशों के प्रति उनके विचार और कठोर हो गए। हालांकि उनके इस दौर की गतिविधियां बहुत गोपनीय हैं, लेकिन कई दावों के अनुसार उन्होंने रेड आर्मी फैक्शन और कुछ नव नाजी संगठनों जैसे आतंकवादी समूहों से संपर्क बनाए रखे और उन्हें संसाधन उपलब्ध कराए। माना जाता है कि पुतिन का संगठित अपराध जगत से संबंध यहीं से शुरू हुआ। 1990 में पूर्वी जर्मनी में साम्यवादी सरकार गिरने के बाद पुतिन लेनिनग्राद लौटे और विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विभाग में काम करने लगे, जहां वे छात्रों पर नजर रखते और केजीबी के लिए संभावित भर्तियां खोजते। इसी दौरान उन्होंने एक बार फिर सोबाचाक से संपर्क साधा और दोनों के बीच की साझेदारी जल्द ही एक आपराधिक गठजोड़ में बदल गई। 1991 में जब सोबाचाक सेंट पीटर्सबर्ग के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मेयर बने, तो उन्होंने पुतिन को मेयर कार्यालय के बाहरी संबंध समिति का प्रमुख बना दिया। इसके तुरंत बाद पुतिन और सोबाचाक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने लगे। जांचकर्ताओं ने पाया कि पुतिन ने अपने पुराने केजीबी कौशल का उपयोग संगठित अपराध से संपर्क साधने में किया। सेंट पीटर्सबर्ग उस समय रूस की माफिया राजधानी के रूप में कुख्यात था और वहां माफिया की सहमति के बिना कोई भी शासन नहीं कर सकता था। एक जांच में सामने आया कि पुतिन ने पश्चिमी खाद्य सहायता के बदले $93 मिलियन की धातुएं निर्यात की थीं, लेकिन वादा किया गया भोजन कभी शहर के लोगों तक नहीं पहुंचा।
जांच के बाद यह सिफारिश की गई कि पुतिन को तुरंत बर्खास्त किया जाए, लेकिन सोबचाक ने इसे नजरअंदाज कर दिया। 1996 में जब सोबचाक चुनाव हार गए और गिरफ्तारी की तलवार उनके सिर पर लटकने लगी, तो पुतिन ने उन्हें पेरिस इलाज के बहाने देश से बाहर भिजवाने की साजिश रची। इलाज का कोई रिकॉर्ड नहीं था। वे निर्वासन में रहे जब तक पुतिन सत्ता में आकर उन्हें वापस बुलाने और आरोप हटवाने की स्थिति में नहीं आ गए। पुतिन की सोबचाक के प्रति निष्ठा ने तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन का ध्यान आकर्षित किया। येल्त्सिन स्वयं भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए थे और उन्हें भी एक भरोसेमंद उत्तराधिकारी की तलाश थी जो उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें कानूनी शिकंजे से बचा सके। येल्त्सिन ने पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया और घोषणा की कि वे उन्हें अगला राष्ट्रपति बनते देखना चाहते हैं। पर दिक्कत यह थी कि देश पुतिन को जानता ही नहीं था। सितंबर 1999 में रूस के शहरों बुएनोस्क, मॉस्को और वोल्गोडोन्स्क में बम धमाके हुए। 300 से अधिक लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल हुए। पुतिन ने सख्त बदले की घोषणा की और जल्द ही चेचन विद्रोहियों को दोषी ठहराते हुए दूसरा चेचन युद्ध शुरू कर दिया। पुतिन एक राष्ट्रीय नायक बन गए, लेकिन इन हमलों को लेकर गहरा शक है कि ये रूसी सुरक्षा एजेंसियों की एक फॉल्स फ्लैग योजना थी, यानी अपने ही नागरिकों पर हमला कर इसे आतंकवाद बताकर सत्ता पर पकड़ मजबूत करना। 22 सितंबर को रियाजान शहर में ऐसा ही एक बम पाया गया, पर यह बम रूसी सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले विस्फोटक का था। सरकार ने मामले को ढकने की कोशिश की, लेकिन जो पत्रकार और जांचकर्ता इस दिशा में आगे बढ़े वे या तो मारे गए या गायब हो गए। पूर्व केजीबी अधिकारी अलेक्जेंडर लिटविनेंको ने आरोप लगाए कि ये बम हमले पुतिन के आदेश पर किए गए। जल्द ही वे लंदन में रेडियोधर्मी जहर से मारे गए। इन हमलों के कारण पुतिन राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने कार्यकाल सीमाएं बदल दी। 2008 में प्रधानमंत्री बने और फिर 2012 में फिर से राष्ट्रपति। 2021 में कानून बदलकर उन्होंने 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ कर लिया। विरोधियों को डराया गया, जेल में डाला गया या खत्म कर दिया गया। पत्रकारों की हत्याएं आम हो गईं। 2000 के दशक की शुरुआत में रूस दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन गया पत्रकारिता के लिए। पुतिन जनता को अपने पक्ष में करने के लिए खुद को एक मर्दाना नेता के रूप में पेश करते हैं। शर्टलेस घुड़सवारी, मछली पकड़ना, आइस हॉकी, पोलर बियर रिसर्च, बच्चों के साथ चाय पार्टी, सब दिखावे की तस्वीरें हैं जो मीडिया में प्रचारित की जाती हैं। ये सब एक मकसद के लिए है, व्लादिमीर पुतिन की सत्ता को अडिग बनाए रखना। तो ये है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कहानी। कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा और बताइए कि मुझे अपना अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। धन्यवाद।